whether it is in poll question format as you seen on your screen, whether it is from current point of view. So do join the group. The link for the group is given in the description box below. And kindly please mark your attendance with the help of the link I am sharing in chat box. पिन किया मैंने लिंक. With the help of that, firstly please अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. पहली जो केस स्टडी हमने आज डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटिंग विद रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी. अगर मैं लास्ट केस स्टडी की बात करूँ, लास्ट केस स्टडी हमने डिस्कस की थी दैट इज रिलेटिंग विद ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पे आपने देखा कि कॉस्ट और जो भी आपका रेवेन्यू है ना, सेल्स है, वो पॉइंट ऐसा होएगा जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होएगा. इससे ऊपर जाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाओगे अगर, यू विल बी इन प्रॉफिट पोजीशन. तो ये हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था लास्ट केस स्टडी. आज स्टार्ट करेंगे रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी के साथ. आपको पता है अगर मैं बैंक्स की बात करूं, बैंक्स का मेन फंक्शन क्या रहता है? एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेकंड वन इज लैंडिंग. अगर लैंड किया, लोगों का पैसा लैंड किया है फॉर वॉट एवर पर्पज है, डेफिनेटली प्रोडक्टिव पर्पज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लैंड किया जाता है. उसकी रिकवरी के रिलेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से बैंक्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं इन दैट सिचुएशन. द केस स्टडी इज रिलेटिंग विद दैट. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं बैंक के पास, एंड उसके बाद आएंगे केस स्टडी के ऊपर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, सो इट्स अबाउट ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक्स फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स. एवरी क्रेडिट डिफॉल्ट डजंट नेसेसरली रिजल्ट इन लॉस टू द बैंक. क्रेडिट डिफॉल्ट माने कि ड्यू डेट थी, ठीक है, ड्यू डेट थी, आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट करना था, आपने पे नहीं किया, तो उसको आप बोलोगे क्रेडिट डिफॉल्ट. लेकिन हर एक क्रेडिट डिफॉल्ट की वजह से बैंक को लॉस नहीं होएगा. हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो जिसकी वजह से पेमेंट ना की गई हो, वो क्रेडिट डिफॉल्ट हो सकता है. बाद में बंदा लेट पेमेंट विद डीले पेमेंट इंटरेस्ट चार्जेस के साथ वो पे कर दे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कुछ अमाउंट पे करे, कुछ अमाउंट ना पे करे. तो हर एक क्रेडिट डिफॉल्ट को आप लॉस नहीं कंसीडर करोगे. मान लो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया, एंड मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनाऊंगी एंड आपसे पूछूंगी भी that every credit default results into loss for the bank. in that case आप definitely सोचोगे कि हो सकता है इसका आंसर yes हो, लेकिन that's answer is no. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तभी उसको हाईलाइट किया गया वो लाइन को. in many cases bank may be able to recover its dues fully. in other cases the recovery may be within some loss, or in worst scenario there may be no recovery at all. ठीक है, तो 3 केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं. The timely action and appropriate strategy play very important role in achieving the best recovery for any stressed asset. Definitely लोगों का पैसा है वो आपकी लाइबिलिटी है towards the depositors. अगर आपने lend किया है, it's your headache, it's your precautions that you have to take. timely action आपने लेना है अगर आपको इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है. ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं बैंक की तरफ से इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट. सबसे पहला है आपका एग्जिट फ्रॉम अकाउंट. अगर इस तरीके के साइंस शो हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज हो पाएगी अगर अर्ली स्टेज के ऊपर आपको साइन शो हो रहे हैं रिलेटिंग टू स्ट्रेस्ड एसेट्स. बैंक्स फर्स्ट एफर्ट इज टू एग्जिट फ्रॉम अकाउंट विच इज शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेस. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस आर डिटेक्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज, so that borrower is able to shift his account to another bank which has a different credit appetite. इन केस ऑफ कंसोर्टियम एंड मल्टीपल बैंकिंग, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी कि कंसोर्टियम एंड मल्टी बैंकिंग बेसिकली क्या रहते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं ये टर्म्स. देयर इज गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अदर बैंक टेकिंग अप द शेयर ऑफ द बैंक वांटिंग टू एग्जिट. कंसोर्टियम अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे जो बैंक्स हैं मिलके एडवांस प्रोवाइड करते हैं ना, इन दैट केस अगर आपने एग्जिट करना है तो आप वो चीज में कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे बैंक विद द कंसेंट डेफिनेटली, क्योंकि बाकी सारे बैंक वो चीज को हैंडल कर लेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज रीशेड्यूल एंड रीस्ट्रक्चरिंग. सेकंड ऑप्शन क्या रहेगी? रीशेड्यूल एंड रीस्ट्रक्चरिंग. दोनों वर्ड्स के बीच में ना डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बिंग एज ए ऑप्शन इसको ध्यान में रखिए कि ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है बैंक के पास इन रिलेशन टू स्ट्रेस्ड एसेट. इफ द डिफॉल्ट इज नॉट विलफुल, the bank normally reschedule or restructure the loan in accordance with the revised cash flow estimate of the borrower, depending upon definitely ये चीज तभी करी जाएगी when genuine reason is there. विलफुल डिफॉल्ट ना हो. अगर विलफुल डिफॉल्ट होएगा तो आप चाहे रीशेड्यूल कर लो, रीस्ट्रक्चर कर लो, कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट कर लो, बंदे ने पे नहीं करना. ठीक है,
तो रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर किया जाएगा लोन को। अब आई गेस कि यही पॉइंट के ऊपर पहले डिस्कस कर ही लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीशेड्यूलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है उनको रीड करेंगे। तो हियर इट इज, सी rescheduling of loans means what? Means to extend or add extra time to your existing loan tenure, resulting in a revision of your monthly installment amount so that you may be able to pay lesser amount each month. This can help the borrower buy some time to adjust the repayment plan and not default on their loan. But this could result in borrower paying more in interest and they will have to service the loan for a longer time. तो रीशेड्यूलिंग में बेसिकली क्या रहेगा, अगर आपने मान लो ये कौन सा मंथ चल रहा अभी, अक्टूबर है ना, मान लो आपने दिसंबर तक जो है लोन पे करना था अपना, आप नहीं पे कर पाए, एक्सटेंड कर दिया टाइम, चलो ठीक है मार्च तक आप पे कर दीजिए। लेकिन डेफिनेटली अगर मार्च तक एक्सटेंड किया, रीस्केड्यूल किया है, जो भी आपका पेमेंट रिलेटेड स्केड्यूल है, चाहे प्रिंसिपल की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ, ठीक है, उसमें चेंजेस किए जाएंगे अंडर रीस्केड्यूलिंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कहाँ दिसंबर तक इंटरेस्ट पे करना था, कहाँ भी मार्च तक पे करना पड़ेगा, तो ये कहलाता है आपका रीशेड्यूलिंग, ठीक है। टाइम में जब आप एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हो कि भैया आपसे नहीं दिया जा रहा जो भी आपका डेट है ड्यू टू दैट रीजन, एक्स्ट्रा टाइम अगर आप प्रोवाइड करते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज ए रीस्केड्यूलिंग। रीस्ट्रक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ, फॉर्म ही चेंज कर दी लोन की, ठीक है, फॉर्म ही चेंज कर दी लोन की। ऑन दी अदर हैंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन मीन्स changing the type or structure of the existing loan to help the borrower improve their current cash flow। आपने restructuring of house ऐसे करके सुना होगा ना, लोन के केस में भी सेम यही है, उसका टाइप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी कन्वर्टिंग एन ओवरड्राफ्ट इनटू टर्म लोन। फॉर द टाइम बिंग अगर वो पे नहीं कर पा रहे, हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एक्टिविटीज वो ऐसी परफॉर्म करें जिनसे उनको रेवेन्यू जनरेट हो, लॉन्गर पीरियड के ड्यूरिंग वो लोन पे कर दें, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है दैट इज बेसिकली नोन एज ए रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग इज मोर ऑफ ए प्रोमिनेंट चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन व्हेन कंपेयर टू रीस्केड्यूलिंग। डेफिनेटली आपने पूरा फॉर्म चेंज कर दिया लोन का। ओवरड्राफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं, टर्म लोन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं, डेफिनेटली आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एज कंपेयर टू रीशेड्यूलिंग। उसमें तो सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया है, टर्म्स एंड कंडीशन जो मेन कोर टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी वो तो सेम ही रहेंगी ना। However, you may also incur additional administrative and legal cost on the top of the usual interest charges. Definitely आप रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान फॉर्म चेंज कर रहे हो, है ना, जो भी फीस वगैरह चार्जेस, फॉर्म फिल करना है जो भी रहेगा, तो वो केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीशेड्यूलिंग। आई होप सो ये दोनों के बीच में पहली बार डिफरेंस क्लियर हुआ हो। एंड ये एक ऑप्शन अवेलेबल रहती है बैंक के पास इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। Next is a rehabilitation. So what does rehabilitation mean? Sometimes the business enterprise may face adverse internal or market condition and incur loss for a long time, resulting in a default in payment of bank's due. This is especially true of manufacturing enterprise which are considered as sick if there is erosion in the net worth due to accumulated cash losses to the extent of 50% of its net worth during the previous accounting year and unit has been commercial production for at least 2 years. नेट वर्थ के साथ फैमिलियर हो आप, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व। अगर आपका जो लॉस है इतना अकमुलेट हो गया दैट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ योर नेट वर्थ, तो वो केस में वो यूनिट क्या कहलाएगी, सिक यूनिट कहलाएगी। जैसे अगर इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे मान लो कोई फर्म है, ठीक है, कोई फर्म है ABC फर्म, इन्होंने लोन लिया बैंक से फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट इन्होंने लिया लोन बैंक से। एंड टर्म्स एंड कंडीशन चलती है ना, गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन चलती हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी गवर्नमेंट की, टैक्सेस वगैरह के रिलेशन में, लेट्स से कि टैक्सेस वगैरह के रिलेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कोई पैंडेमिक आ गया है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब ड्यू टू दीज एक्टिविटीज आप क्या हो, आप ये जो प्रोजेक्ट है ये टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है,
ड्यू टू दैट आप जो पेमेंट है वो जो भी आपका डेटा आपने पे करना है ना, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या रेवेन्यू एक्टिविटीज जनरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर रेवेन्यू एक्टिविटीज जनरेट नहीं होएंगी तो क्या प्रॉफिट होएगा? नहीं होएगा। क्या आप अपना जो डेट है वो पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ड्यू टू दीज रीजंस जब देखा गया कि जो फर्म है वो पेमेंट नहीं कर पा रही, ठीक है, वो यूनिट क्या कहलाएगी? सिक यूनिट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? सिक यूनिट कहलाएगी। एंड ये केस में बैंक्स क्या हैं, ये यूनिट को अगर और एडिशनल फाइनेंस प्रोवाइड करते, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट के लिए इनको लेट्स से 10 लाख रुपीज चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है अपना टैक्सेस इंक्रीज कर दिया या पेंडेमिक आने की वजह से खर्चे जो हैं वो इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो टू दैट अमाउंट अगर वो अमाउंट उनको वो टाइम के ऊपर फाइनेंस कर दी जाती तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर पाते, रेवेन्यू जनरेट कर पाते, बैंक को डेट पे कर देते। तो इस तरीके की जो यूनिट रहती है ना, इनको रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है बैंक के पास, ठीक। समटाइम्स अ बिजनेस एंटरप्राइज फेस एडवर्स इंटरनल, जहाँ हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, एंड आई होप सो आप रिलेट कर पाओ। द नेक्स्ट इज बैंक में एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन इन सच केस आफ्टर अंडरटेकिंग डिटेल वायबिलिटी स्टडी, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहती है बैंक के पास? कॉम्प्रोमाइज। इफ रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग, रिहेबिलिटेशन इज नॉट कंसिडर्ड वायबल, doesn't yield the desired result, bank try to recover their dues by offering some concession to the borrower, कि इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट अमाउंट कि आप सारी अमाउंट मेरे को पे नहीं कर रहे, अगर आप अभी पे करते हो तो इतना आप कम पे कर दो, कंसेशंस प्रोवाइड कर दो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग, रिहेबिलिटेशन से काम नहीं बन रहा, ठीक है। Such a decision is influenced by availability, reliability of the securities, enforceability of documents, etc. नेक्स्ट ऑप्शन रहती है लीगल एक्शन। अभी आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें देख ली लेकिन कोई डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो वो केस में लीगल एक्शन लोगे, स्यू करोगे सामने वाली पार्टी को। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन दैट केस? इन केस वेयर इवन द कॉम्प्रोमाइज डजंट मटेरियलाइज, बैंक हैव टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग, द फॉरम अवेलेबल टू द बैंक आर एज अंडर। इनके पास जाके वो जो है अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। क्या क्या मशीनरी अवेलेबल है इन रिलेशन टू दैट, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट मशीनरी। इन केस ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, द रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प इन रिकवरी ऑफ बैंक्स ड्यू। गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स अनाउंस करती है ना, जिसके तहत जो कंसेशनल रेट के ऊपर या जो भी प्रोविजन रहती है उसके तहत जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इन दैट केस जो भी रिकवरी ऑफिसर्स रहेंगे वो डेट रिकवर करके देंगे। सिविल कोर्ट्स, डेफिनेटली सिविल कोर्ट्स विल बी देयर जहां पे आप केस फाइल कर सकते हो। बैंक कैन फाइल सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज इन द सिविल कोड। दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर ड्यू अप टू 20 लाख ओनली एज DRT आर प्रेफर्ड फॉर हायर अमाउंट। पहले क्या था, सिविल कोर्ट्स विल बी देयर, अभी भी हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। 20 लाख तक की अमाउंट की अगर है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर 20 लाख एक्सीड कर देगी तो उनके लिए स्पेशल बनाए गए कोर्ट, दे आर नोन एज DRTs। द नेक्स्ट इज लोक अदालत। These are constituted under Legal Services Authority Act 1987. Reserve Bank has consequently issued guidelines to commercial bank and financial institutions to make increasing use of a forum of Lok Adalat. For loan up to 20 lakh where compromise can be reached, बैंक में अप्रोच लोक अदालत। ये जो सिविल कोर्ट्स है ना, सिविल कोर्ट्स के बर्डन को, स्ट्रेस को कम करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जहां पे अगर एक पार्टी रेडी है फॉर कॉम्प्रोमाइज, वही जो केस रहेगा ना वो लोक अदालत में सुना जाएगा, ठीक है। एंड जो भी उनका आपस में डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जज यहाँ पे क्या है, फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करेंगे लोक अदालत के केस में, ठीक है। स्पीडीनेस को करने के लिए जो है लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपीडिशली जो रिकवरी है उस एक्सपीडिशली केसेस को सॉल्व करने के लिए। देन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ आई होप सो आप फैमिलियर हो गए। इट्स DRT, स्पेशल कोर्ट्स हैं, इस्टेब्लिश ही यही पर्पस के लिए किए गए थे। 20 लाख से जो अबव अमाउंट है वो DRT में डील होती है। These are constituted under recovery of debt due to Bank and Financial Institution Act 1993. Loan amount with outstanding balance of rupees 20 lakh and above can be filed with the DRTs, ठीक है। Then SARFAESI Act, SARFAESI Act will be there 2002, ये 1993 की बात है, पहले DRT आता है फिर 2002 में SARFAESI Act आता है। DRT में बेसिकली क्या रहता है ना,
आप सिक्योर या अनसिक्योर जो भी क्रेडिटर हैं वो केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 180 डेज के अंदर अंदर इन्होंने केस फाइल करके देना है। मशीनरी विल बी देयर, प्रॉपर रजिस्ट्रार ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और क्या है, रिकवरी ऑफिसर, चेयरमैन विल बी देयर, DRAT, एपिलेट ट्रिब्यूनल विल बी देयर, जिनके पास आप जो है अपील कर सकते हो, ठीक है। सरफेसी में बेसिकली क्या रहता है, अपने एंड के ऊपर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना डिमांड नोटिस इशू करके, पोजेशन नोटिस इशू करके अपना डेट रिकवर करते हैं, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो आपका सिक्योर क्रेडिटर है ना वही एलिजिबल रहते हैं सरफेसी के अंदर, जो सिक्योर क्रेडिटर हैं वही एलिजिबल रहते हैं, लेकिन DRT में सिक्योर एंड अनसिक्योर दोनों होते हैं, ठीक है। 180 डेज के अंदर अंदर इन्होंने केस को सॉल्व करना होता है DRTs ने। The Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002, अपने आप में ही इसकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखना एक बड़ा चैलेंज है। तो आप क्या कीजिए, आप ये जो सरफेसी है इसको आप करिए 3 पार्ट्स में डिवाइड। यू विल बी इजीली एबल टू रिलेट विद दी फुल फॉर्म। 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड, एसए से ध्यान में रखिए। पहला जो आपने पोर्शन ध्यान में रखना है दैट इज रिलेटिंग विद एसए। ये आर कवर हो गया बीच में, वैसे पहला पोर्शन इज रिलेटिंग विद एसए, इट्स रिलेटेड विद सिक्योरिटाइजेशन। सेकंड जो आपने पोर्शन ध्यान में रखना है दैट इज रिलेटिंग विद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, RFA, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एंड थर्ड पोर्शन जो आपने ध्यान में रखना है दैट इज रिलेटिंग विद ESI, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो 3 पार्ट्स में ध्यान डिवाइड करके आप ध्यान में रखिएगा फुल फॉर्म को। Enable the enforcement of security interest for the realization of dues without the intervention of court and tribunal, as I told you। अपने एंड के ऊपर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड नोटिस इशू करेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, पोजेशन नोटिस इशू करेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, ठीक है, जिसके तहत वो जो अपना डेट है वो रिकवर करेंगे। Possession of the property can be taken by serving 60 days notice to the borrower, and further after possession the charged security can be sold after giving 30 days notice। possession notice इशू करने से पहले उनको इशू किया जाएगा डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में 60 डेज का उनको दिया जाएगा टाइम कि भाई आप 60 डेज के अंदर अंदर क्या है पे कर दीजिए, आपका जो भी डेट है पे कर दीजिए। कर दिया तो वहीं पे बात खत्म, नहीं किया तो फिर आप पोजेशन नोटिस इशू करोगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के तहत। जब पोजेशन नोटिस इशू हो गया डेफिनेटली आपने पोजेशन क्रिएट कर लेनी है वो सिक्योरिटी के ऊपर। पोजेशन क्रिएट करोगे फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी का क्या करोगे, सेल करोगे। तो जब भी आपने सेल करनी है वो सिक्योरिटी, उसके लिए पहले 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा वो बॉरर को कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कर रहे हैं सेल, ठीक है। तो ये है आपका सरफेसी। तो ये लीगल एक्शन के अंदर जो फॉरम्स अवेलेबल हैं या मशीनरी अवेलेबल है जिनके पास जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑफ। When all the efforts to the recover the due are exhausted and the bank is convinced that further pursuit of the case will not result any worthwhile result, the outstanding amount write off by utilizing provision made for that account in the books. If the provision is not enough, the excess amount is debited to P&L. The write off doesn't mean that borrower's liability to the bank has ended. सारी चीजें करके देख ली आपने, रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, कॉम्प्रोमाइज, लीगल एक्शन, कि पर्सन ने पे नहीं करना, ठीक है, पर्सन ने पे नहीं करना तो फिर क्या उसको आप एज ए लॉस शो करते रहोगे अपने बैलेंस शीट में? नहीं, तो उसको फिर करते हैं राइट ऑफ। डेफिनेटली आपने जब भी ये लैंडिंग वगैरह का फंक्शन रहता है, बैंक को पता है कि डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि वो बंदा पे ना करे, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक एडवांस में ही प्रोविजन बना के चलते हैं। तो राइट ऑफ करने के लिए ये लॉस को या तो आप यूज करोगे वो प्रोविजन। इफ प्रोविजन अमाउंट इज नॉट इनफ टू राइट ऑफ द लॉस, इन दैट केस आपका जो प्रॉफिट रहेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा, आप उसमें से कुछ अमाउंट यूज करोगे टू राइट ऑफ योर लॉस। एंड अगर आपने राइट ऑफ कर लिया, अपनी बुक्स में तो खत्म कर दिया आपने कि भाई हमारा कोई लॉस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोरर की लाइबिलिटी खत्म होगी। डेफिनेटली एज अ बोरर अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी खत्म ही होगी, चाहे बैंक्स की बुक्स में आपका जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया जाए, वो खत्म कर दिया जाए, आपकी लाइबिलिटी रहेगी कि आपने पे करना अपना डेट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं बैंक्स के पास इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। आई गेस ये लास्ट ही थी। तो अभी आते हैं केस स्टडी के ऊपर। तो रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी के ऊपर केस स्टडी है, तो रीड करते हैं केस स्टडी को, ठीक है, आराम से, एंड उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। Universal Bank takes some step if the credit default occur in bank. In many cases, bank may be able to recover its dues fully. In other cases, the recovery may be with some losses. Or in worst scenario, there may not be recovery at all. ऐसी situation face करता है यूनिवर्सल बैंक, ठीक है, in relation to credit default.
The timely action and appropriate strategy play very important role in achieving the best recovery for stressed asset. While formulating the strategy, डेफिनेटली होनी चाहिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी. तो जब ये बैंक का यूनिवर्सल बैंक ये स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहा था, they keep into mind the legal system so as the social aspect prevailing in the country. Take into consideration the following actions taken by the bank. Answer the question mentioned below. तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, या क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो वन बाय वन करके आपको गिवन है. आपने उनको रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना है क्वेश्चंस का. ठीक है. So when the symptoms of stress are detected at a very early stage and become more pronounced, there is good possibility of other banks taking up the share of a bank wanting to exit of consortium multiple banking, but in case of sole banking it may be difficult. तो ये वाला कौन सा ऑप्शन था बैंक के पास, जैसे ही मैंने रीड करवाया ना, आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर कि ये किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, कौन सी ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट के रिलेशन में. Then second is Area of Dispute Settlement in a Legal Service Authority Act 1987 has conferred statutory basis on Lok Adalat, forex pernicious recovery of debt for bank and financial institution debt recovery tribunal are created. Bank try to recover their dues by offering some concession to the borrower while showing the proper possibility of document. Bank increase the repayment time for death due to ease of the defaulter if it is not a willful default. ठीक है, तो आई होप सो ये चीजें क्लियर हो गई हो अभी आपको. अभी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चंस को. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप टेकन बाय बैंक एट पॉइंट नंबर 1 कवर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल टू द बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट. क्या आप उसको रिहेबिलिटेशन बोलोगे, कॉम्प्रोमाइज बोलोगे, रीशेड्यूलिंग बोलोगे, या नन ऑफ द अबव. तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक बार देख लो दोबारा से एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर. ऑप्शन फर्स्ट को कंसीडर कीजिएगा दोबारा से एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ऑप्शंस क्या क्या थी. इट्स रिहेबिलिटेशन, जो फर्स्ट स्टेप पे गिवन है, क्या आप उसको रिहेबिलिटेशन बोलोगे, कॉम्प्रोमाइज बोलोगे, रीशेड्यूलिंग बोलोगे, या नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किए हैं स्टूडेंट्स ने दैट इट्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. देन डू लेट मी नो फिर कौन सा होएगा. इफ यू आर सेइंग दैट कि इनमें से कोई भी नहीं है, ना रिहेबिलिटेशन है, ना कॉम्प्रोमाइज है, ना रीशेड्यूलिंग है, देन डू लेट मी नो फिर कौन सा होएगा. ठीक है, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो क्विकली बताइएगा पॉइंट फर्स्ट के रिलेशन में. ओके, तो स्वाति में हमने आंसर किया दैट इट्स एग्जिट. दिनेश सर इट्स एग्जिट, धीरेश सर, संदीप सर, ओके वेरी गुड. इट्स एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट. ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं दैट इज रिलेटिंग विद एग्जिट फ्रॉम अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल टू द बैंक. ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां पे वो ऑप्शन गिवन ही नहीं है. द नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय बैंक एट पॉइंट नंबर 2 कवर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट. क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज बोलोगे, रिहेबिलिटेशन बोलोगे, रीशेड्यूलिंग बोलोगे, या लीगल एक्शन, या नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी नहीं. तो सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, या सेकंड यहाँ पे जो स्टेप लिया गया उसकी अगर बात करूं, इट्स अ रिलेटिंग विद एरिया ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट इन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. तो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड के रिलेशन में करेक्ट आंसर बताइएगा. ऑप्शन डी. आई होप आपने रीड कर लिया ऑप्शन, जो स्टेप नंबर 2 है उसको रीड कर लिया. क्वेश्चन के ऊपर आए तो हियर इट इज. स्टेप्स टेकन बाय बैंक एट पॉइंट नंबर 2 कवर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स.
सो इट्स लीगल एक्शन, जो आपका लीगल एक्शन लिया जा सकता है जिसके लिए लोक अदालत क्रिएट किए गए थे, उसके कंटेक्स्ट में पूछा गया ना यहाँ पे। सो डेफिनेटली वो किसका पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ लीगल एक्शन। बाकी भी ध्यान में रखिएगा कि डीआरटीज, सरफेसी, गवर्नमेंट मशीनरी विल बी देयर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड। देन नेक्स्ट इज steps taken by bank at point number 3 cover which of the following options available to the bank for stressed assets? It's a compromise, rescheduling, exit from account, write off, ठीक है। तो step 3 is about bank try to recover their dues by offering some concession to the borrower while showing the proper and possibility of documents. When concessions are given to the borrower to meet off their debt, to meet off their liability, in that case that option is known as what? Whether that is known as compromise, rescheduling, exit from account, write off. And I hope so आप सारी टर्म्स के साथ अभी फैमिलियर होंगे। हमने वन बाय वन करके बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। इससे भी कंटेक्स्ट में पूछा जाता वो ऑप्शंस के रिलेशन में, आई होप सो कि अभी आप एबल हो आंसर करने के लिए, ठीक है। इट्स कॉम्प्रोमाइज, वेरी गुड, इट्स ऑप्शन ए। जब कंसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं कि चल ठीक है आप नहीं पे कर पा रहे, इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट अमाउंट आप इतना कंसेशन ले लो लेकिन बाकी की अमाउंट पे कर दो एटलीस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन ए, ओके। देन नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। Step taken by bank at point number 4 cover which of the following option available to the bank for stressed asset? Compromise, restructuring, rescheduling and none of the above. तो step number 4 में क्या लिखा है? Bank increase the repayment time for death due for the ease of the defaulter if it is not a willful default. I guess यहाँ पे word ये नहीं आना ना। Okay, do let me know the correct answer for question 4. When repayment time increase किया जाता है वो केस में डेफिनेटली इंक्रीज तभी करोगे अगर तो विलफुल डिफॉल्टर होएगा। जितना मर्जी इंक्रीज कर दो वो बंदे ने पे नहीं करना, ठीक है। इफ विलफुल डिफॉल्ट, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है विलफुल डिफॉल्ट का। विलफुल डिफॉल्ट मतलब एक तो रहता है ना कि पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है मीट ऑफ करने के लिए अपना जो भी डेट है। एक पर्सन रहता है कि ही इज फाइनेंशियली साउंड टू मीट ऑफ देयर लाइबिलिटी लेकिन फिर भी वो डेट पे नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं पे कर रहे, दे आर टर्म्ड एज विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्टर्स। तो इट्स रीशेड्यूलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। नहीं स्पेसिफिक, सुमन सर स्पेसिफिक पूछा गया ना यहाँ पे, तो स्पेसिफिक आंसर बताना पड़ेगा आपको। यहाँ तो ये रीस्ट्रक्चरिंग है, यहाँ रीशेड्यूलिंग है, ठीक है। आपने देखना है कि ये कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक। तो मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ एक बारी फिर से, देखो बताओ। स्टेप नंबर 4 वाला जो है, क्या ये ऑप्शन ए है, बी, सी या डी? वेदर इट्स कॉम्प्रोमाइज, रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो आई होप सो बी एंड सी के बीच में सबको नहीं, ठीक है, सभी सही बता रही हैं, इट्स रीशेड्यूलिंग, वेरी गुड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज ओके, तो ये केस स्टडी थी आपका रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी के साथ। आई होप सो आपको क्लियर हुए हों सारे पॉइंट्स। एंड अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो नेक्स्ट केस स्टडी इज रिलेटिंग विद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME। तो MSME के रिलेशन में आपको डेटा गिवन है। इट्स अबाउट MSME प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। लोन टू MSME आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। 8 सेक्टर हमने पढ़े थे ना प्रायोरिटी सेक्टर में, मैंने आपको बताई थी ट्रिक की, इस तरीके से आप 8 के 8 सेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हो। उसमें से एक हमने डिस्कस किया था MSME, तो प्रायोरिटी सेक्टर का भी पार्ट है MSME। इफ एन एंटरप्राइज क्रॉस एनी ऑफ द क्राइटेरिया,
अभी आप कौन सी यूनिट को बोलोगे कि भाई ये माइक्रो है? एमएसएमई स्टैंड फॉर इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। तो आप किस यूनिट को बोलोगे कि भाई आप माइक्रो में हो, किसको बोलोगे स्मॉल में हो, किसको बोलोगे मीडियम में हो? तो टू क्राइटेरिया विल बी देयर। एक है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो न्यू डेफिनेशन है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज योर टर्नओवर क्राइटेरिया। पहले क्या था ना, पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, इक्विपमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग का क्राइटेरिया थे अलग अलग। बाद में इसको भी सही कर लिया गया 2020 में, आई गेस की सही किया गया है आर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड अभी दो क्राइटेरिया रखे गए, एक तो इन्वेस्टमेंट वाला, एक टर्नओवर वाला। लिमिट्स सेट की गई हैं। क्या लिमिट सेट की गई हैं? डोंट वरी, हमने उनको डिस्कस करना है, ठीक है। वो लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि भाई ये यूनिट माइक्रो कहलाएगी, ये स्मॉल और ये मीडियम। कि अगर इनका टर्नओवर ये स्लैब रेट के अंदर है या इन्वेस्टमेंट ये स्लैब रेट के अंदर है, दिस यूनिट इज नोन एज माइक्रो। अगर स्लैब रेट एक्सीड कर गया ये यूनिट से, लेकिन विद इन दिस लिमिट तक है, तो कहलाएगी स्मॉल। इस तरीके से क्राइटेरिया है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, इफ एन एंटरप्राइज क्रॉस एनी ऑफ द क्राइटेरिया, इट विल नॉट बी क्लासिफाइड इन दैट कैटेगरी एंड विल बी बेस्ड ऑन हायर कैटेगरी। डेफिनेटली अगर एक स्लैब रेट को एक्सीड कर देंगे, नेक्स्ट स्लैब रेट के ऊपर चले जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली वो नेम जो है उसका चेंज हो जाएगा। हायर कैटेगरी एंड नॉट इन लोअर कैटेगरी। द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। उन्होंने क्राइटेरिया जो बताया था ना क्लासिफिकेशन का, दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग। एज आई टोल्ड यू कि अभी न्यू डेफिनेशन है, वो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या रखा गया? इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज रूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने अभी जो नीचे क्वेश्चन है इनका आंसर करना है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तब भी कर पाओगे जब आपको वो जो लिमिट वाला क्राइटेरिया ना वो क्लियर होएगा तब, ठीक है। अगर तो आपको ध्यान में है लिमिट्स, डू शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स फर्स्टली। बहुत बढ़िया, अगर आपको ध्यान में है एक बार शेयर कीजिएगा इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर। नहीं है मैंने तो बताना ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ध्यान में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रंजन, ठीक है, आप नियर बाय ही हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है? लेट्स सी वंस। The new definition based on two parameter, investment in plant and machinery और equipment based on cost factor। मतलब एक सिंगल क्राइटेरिया रख दिया गया, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है चाहे इक्विपमेंट में है। पहले डिफरेंट क्राइटेरिया था, ठीक है, तो एक सिंगल क्राइटेरिया रखा गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट है चाहे मशीनरी में चाहे कोई इक्विपमेंट, अगर सर्विस एक्टिविटी है डेफिनेटली आपने इक्विपमेंट परचेज करनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है अप टू 1 करोड़ तो आप कहलाओगे माइक्रो। 1 करोड़ से 10 करोड़ तो आप कहलाओगे स्मॉल। अबव 10 करोड़ या 50 करोड़ तक तो कहलाओगे मीडियम। 1 to 10, मोर देन 10 बट लेस देन 50, दैट इज टर्म्ड एज मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। टर्नओवर क्राइटेरिया की बात कर लो। टर्नओवर अगर आप 5 करोड़ तक की है तो माइक्रो, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की है तो स्मॉल, 50 करोड़ से 250 करोड़ तक की है तो मीडियम, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, मतलब इसको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये क्राइटेरिया अगर दिमाग में रहेगा ना, ऊपर वाले क्वेश्चन फटाफट आंसर कर दोगे। अगर ये क्राइटेरिया ध्यान में नहीं रहेगा ना तो आंसर नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो एक बार इसको फिर से देख लो। 1 करोड़ 1 to 10, 10 to 50, 5 करोड़ 5 to 50, 50 to 250 इन केस ऑफ टर्नओवर, क्लियर। अभी आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। So first question is, an enterprise turnover is earlier 15 crore, fall under small enterprise. Now increased to 49 crore. Now it will be classified as dash under provision of MSMED Act 2006. तो क्या भी ये एंटरप्राइज माइक्रो कहलाएगी, स्मॉल कहलाएगी
मीडियम कहलाएगी या लार्ज कहलाएगी? सो जल्दी से बताइएगा। गुरप्रीत सर, एक्चुअली जो भी क्लासेस रहती हैं ये फॉर द टाइम बिंग ही आपको एज अ फ्री कोर्स मटेरियल के अंदर मिलती हैं, मे बी ड्यूरिंग द लाइव सेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वीडियो देखनी है, यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ अंडर द कोर्स, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द वीडियोज। तो जल्दी से बताइएगा कि अगर एंटरप्राइज पहले 15 करोड़ टर्नओवर क्राइटेरिया में थी तो उसको बोलते थे आप स्मॉल, जैसे ही इंक्रीज हुआ उसका टर्नओवर 49 करोड़ हो गया तो आप उसको भी क्या क्लासिफाई करोगे? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के लार्ज? जल्दी से। सो रंजुलता मैम, प्रबीर सर is saying that it's medium, Lakshmi ma'am it's small. Okay, so I guess it's a medium or small. Everyone सारे अटेम्प्ट कर लो, do let me know कौन सा क्राइटेरिया, टर्नओवर वाला क्राइटेरिया ना, वो तीनों चीजें ध्यान में ले आओ ना, आप अपने आप कर लोगे। कौन कौन सी तीनों चीजें? टर्नओवर के केस में अगर मैं बात करूं, क्या डिस्कस किया था हमने? 5 स्टेज, an enterprise engaged in manufacturing activities has made investment of rupees 80 lakh in plant and machinery. It will be classified as dash under provision of MSME Development Act 2006. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है कोई एंटरप्राइज ने 80 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप उसको क्या क्लासिफाई करोगे? क्या ये माइक्रो कहलाएगी, स्मॉल कहलाएगी, मीडियम कहलाएगी या लार्ज? इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया ध्यान में ले आओ, आप अपने आप आंसर कर लोगे। देन नेक्स्ट इज an enterprise has made investment of rupees 11 crore and turnover 45 crore. It will be classified according to the provision of MSMED Act 2006 as what? Micro enterprise, small enterprise, medium enterprise and none of the above. तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से। What according to you will be the correct answer? What according स्मॉल के अंदर, तो ये केस में फिर ये यूनिट को क्या बोलोगे? स्मॉल बोलोगे कि मीडियम बोलोगे? अगर आपको ध्यान में हो, जो हमने ऊपर, जब रुको देख ही लेते हैं, जब हमने डिस्क्रिप्शन करना ही पड़ेगा रेस, चलो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, इन्होंने क्या किया, जो अभी इनका इन्वेस्टमेंट है थर्ड था, तो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो मीडियम के अंदर फॉल कर रहा है, जो टर्नओवर क्राइटेरिया वो किसके अंदर फॉल कर रहा है? स्मॉल यूनिट के अंदर फॉल कर रहा है। तो ये केस में आप इसको स्मॉल बोलोगे कि मीडियम बोलोगे? ऊपर ना एक लाइन लिख रखी है स्टेटमेंट में कि जब भी किसी भी यहाँ पे जो भी यूनिट है एक क्राइटेरिया को वो करेगी ना, एक्सीड करेगी, डेफिनेटली वो नेक्स्ट क्राइटेरिया में चली जाएगी, नेक्स्ट जो भी यूनिट है उसमें क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर एक क्राइटेरिया को उसने एक्सीड कर दिया तो वो नेक्स्ट के अंदर फॉल कर जाएगी। ये लाइन ऊपर लिख रखी है, अभी हम उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पहले स्मॉल वाले क्राइटेरिया को एक्सीड कर गई है कोई फॉर्म, स्मॉल वाले क्राइटेरिया को एक्सीड कर गई है, हायर कैटेगरी के अंदर चली गई है, जी संदीप सर हायर कैटेगरी के अंदर चली गई है, तो आप फिर उसी के अंदर उसको फॉल करोगे, करवाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नाउ दैट फॉर्म इज नोन एज मीडियम एंटरप्राइज, ना कि स्मॉल एंटरप्राइज। क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया ना उसने एक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज ऑप्शन सी, इट्स मीडियम एंटरप्राइज। आई होप सो आपको क्लियर हुई हो ये बातें, एंड जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी बोला है या मीडियम एंटरप्राइज बोला है, दे आर करेक्ट। मैं एक बार ऊपर रीड भी करवा देती हूँ आपको, एक लाइन लिखी हुई थी वहां पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी वंस, if an enterprise cross any of the criteria it will not be classified in that category, getting my point। तो उन्हें जो आपका स्मॉल वाला क्राइटेरिया वो क्रॉस कर दिया, तो फिर क्या आप उसको स्मॉल में फॉल करवाओगे? नहीं, in that category and will be based on higher category and not in a lower category. That's why we are saying that medium enterprise is the correct answer for that question। and जिन्होंने भी small बोला है, I hope so भी clear हो गया हो why we people are saying that medium enterprise will be the correct answer। Clear? Now move on to next।
तो नेक्स्ट केस स्टडी अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी इज अबाउट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली व्हाट, जो भी आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए जो भी आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर शॉर्टफॉल हुए टू मीट ऑफ योर दैट कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो केस में आप क्या करोगे, डेफिनेटली बैंक से बोरो करोगे। बैंक जो है टू व्हाट एक्सटेंट आपको पे करेंगे, ये क्राइटेरिया फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड सजेस्टेड बाय लाइक टंडन कमेटी, कानन कमेटी, कैश बजट मेथड। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ विच यू विल गेट टू नो कि इतना गैप आ रहा है वर्किंग कैपिटल के रिलेशन में, इतना फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक की तरफ से, इतना बोरर को अपने एंड के ऊपर मैनेज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं आपकी इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये केस स्टडी दैट इज रिलेटिंग विद द बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी गिवन बिलो। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टंडन कमेटी मेथड 1 एंड मेथड 2। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि टंडन कमेटी कहती क्या है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो बैलेंस शीट में आपको डेटा गिवन है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के रिलेशन में, टोटल करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स गिवन है। टंडन कमेटी मेथड 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग आपने आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के, दैट इज रिलेटिंग विद यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कि मैक्स टू मैक्स इतना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक इन रिलेशन टू टंडन कमेटीज मेथड 1, इन रिलेशन टू टंडन कमेटीज मेथड 2, या और सेकंड चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है कि कितना एक्सेस बोरिंग प्रोवाइड किया गया XYZ को अंडर मेथड 1 एंड अंडर मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2 की अगर मैं बात करूँ ना तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। सबसे पहले आपने यहाँ पे हमने डिस्कस क्या करना है, टंडन कमेटी का मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2 आप लोग अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखिए, आप ही लोग सॉल्व करोगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बार रिकॉल करवाना है आपको कि क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे हमने डिस्कस किया था अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस में, एक बार रिकॉल करवाना है कॉन्सेप्ट, सॉल्व आप ही लोगों ने करना है। ठीक है, तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं कैसे आप कैलकुलेट करोगे जो भी आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस नोन एज MPBF। ठीक है, नोन एज MPBF। सबसे पहले आपने कंसीडर करने हैं करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स का टोटल गिवन है ना, आपने कंसीडर करने हैं सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग, अदर देन बैंक बोरिंग, ये आपने करनी है सब्ट्रैक्ट। देन यू विल बी गेटिंग, जो आपके पास रिजल्टिंग फिगर आएगी उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। यही तो रहता है ना, हमने क्या डिस्कस किया था, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली व्हाट, इट्स डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। When you have to calculate working capital gap, you have to take into consideration current liability other than bank borrowing। क्यों बैंक बोरिंग को कंसीडर नहीं करना भाई, यही चीज तो आपने कैलकुलेट करनी है कि बैंक कितना मैक्स टू मैक्स फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यही चीज तो हमने फाइंड आउट करनी है ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेज में आपने सब्ट्रैक्ट करना है 25% ऑफ वर्किंग गैप, then you will be getting maximum permissible bank finance। you will be getting, जितना भी आपका वर्किंग कैपिटल गैप आएगा ना उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, you will be getting maximum permissible bank finance। ये 25% सब्ट्रैक्ट क्यों किया गया, 25% इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया गया कि ये जो 25% है ना, ये बोरर को अपने एंड के ऊपर मैनेज करना है, ये बोरर को अपने एंड के ऊपर मैनेज करना है। एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज नोन एज मार्जिन, इसको बोलते क्या है, मार्जिन, बोरर्स मार्जिन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा मेथड 1। मेथड 2 भी ऑलमोस्ट सेम, करंट एसेट्स आपने कंसीडर करने हैं, करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग आपने करनी है सब्ट्रैक्ट, यू विल बी गेटिंग वर्किंग कैपिटल गैप। यहाँ तक तो कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या था यहाँ पे, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपने सब्ट्रैक्ट किया ना। सेकंड मेथड क्या कहता है, 25% ऑफ करंट एसेट सब्ट्रैक्ट करने आपने, करंट एसेट्स का टोटल तो ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में, 25% ऑफ करंट एसेट्स आपने क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। रेस्ट ऑफ द फिगर जो भी आएगी दैट इज बेसिकली नोन एज योर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू
मेथड 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ ये वाला एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों मेथड्स के अंदर। इस अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को डील करना है। मेथड आप फैमिलियर हो गए, किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, रिकॉल कर लो दोनों मेथड्स को एंड मेरे को आप लोगों ने आंसर बताने हैं, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन आप ही लोगों ने सॉल्व करना है, मेरे को सिर्फ आंसर बताने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी चलें फिर क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट तो नहीं ये दोनों के रिलेशन में, ठीक है। तो ये डेटा गिवन है आपको। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू मेथड 1। तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। डेटा आपको गिवन है, किस तरीके से आपने डेटा को यूज करना है, जस्ट यूज द डेटा एंड डू लेट मी नो कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू मेथड 1, टंडन कमेटी मेथड 1। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो। करंट एसेट्स कंसीडर कीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग, यू विल बी गेटिंग वर्किंग कैपिटल गैप। 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप कीजिए सब्ट्रैक्ट, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो 2 स्टेप हैं सारे, जल्दी से जल्दी कर लीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर क्विकली। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़े समझाने की, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे कैलकुलेट करने की, जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस पूछा गया है आप। टेक इनटू कंसीडरेशन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना गिवन है आपको ऑलरेडी 370। तो यहाँ पे लिखा आपने 370। सब्ट्रैक्ट कर दो करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना आपको, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग कितना गिवन है 150। तो यहाँ पे कंसीडर किया आपने 150 करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल गैप कहलाएगा, दैट इज 220। 220 का कर दो 25%, यू विल बी गेटिंग 55। अच्छा तभी आप लोगों का आ रहा होगा 55 पॉइंट समथिंग 52, है ना। तो ये तो जो है ना ये चीज है बोरर्स मार्जिन, ठीक है। अगर आपसे बोरर्स मार्जिन पूछा जाता है इन दैट केस योर आंसर विल बी 55 और समथिंग, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, अगर बोरर्स मार्जिन पूछा जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल में से आप बोरर का मार्जिन करोगे सब्ट्रैक्ट 220 माइनस 55, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्सेस बोरोइंग कितनी है इन केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के केस में देखो बैंक से बोरो कर कितना रखा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट्स आइटम, बैंक से बोरो कर कितना रखा है 200। लेकिन परमिसिबल कितना है कि बैंक कितना मैक्स टू मैक्स फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टंडन कमेटी 1, दैट इज 165। तो कितना आपने एक्सेस बोरो कर रखा है 200 माइनस 165, यू विल बी गेटिंग 35। तो 35 यहाँ पे क्या है एक्सेस बोरोइंग। आई होप सो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड क्लियर हुए हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट ना हो, अगर है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो इट्स फॉर क्वेश्चन फर्स्ट द करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट्स ऑप्शन बी, इट्स 165, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था आई गेस शाजिया मैम ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था इन रिलेशन टू क्वेश्चन फर्स्ट। जी, शाजिया मैम एंड अमित सर ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, हिमांशु सर ने, दैट इट्स ऑप्शन बी 165। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एक्सेस बोरोइंग, फाइंड आउट द एक्सेस बोरोइंग ऑफ XYZ बैंक अकॉर्डिंग टू मेथड 1। तो एक्सेस बोरोइंग भी हमने डिस्कस की ना कि बैंक से बोरो कितना कर रखा था 200, बैंक से बोरो कितना कर रखा था 200 अकॉर्डिंग टू आवर बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड 165। तो कितना एक्सेस बोरो कर रखा है 35। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन सेकंड का, दिस इज ऑप्शन बी 35, ठीक है।
जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। सेकंड मेथड के रिलेशन में जब भी आपने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालनी है और एक्सेस बोरिंग निकालनी है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी कल के सेशन में। अभी नेक्स्ट क्लास रिटेल बैंकिंग की अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। एंड सेशन वाइंड अप करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि